हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर टारगेट बैच सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का चैप्टर 3 यानी नीति आयोग। ये जो सीरीज है एकदम जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक उसी सीक्वेंस में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो नीति आयोग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कि नीति आयोग बेसिकली है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग से रिलेटेड। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार के रूप में राज्यों की सशक्त भूमिका पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद। लेकिन नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद की नींव पर बना है, जहां राज्य राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार है। तो यहाँ ऐसा नहीं है नीति आयोग में कि सिर्फ वो सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बनाई जाती है या फिर वो सजेस्ट की जाती है और बाकी स्टेट्स को इम्प्लीमेंट एज इट इज करना होता है। यहाँ पे सारे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व होना होता है। फेडरलिज्म वर्ड का मतलब यही होता है ना, जहां आपने राज्य को भी शक्ति दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीति आयोग की स्थापना करते समय सरकारी दस्तावेज द्वारा भारत के बदलते स्वरूप यानी कि चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ इंडिया के कितने क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 यानी कि 6 परिवर्तनकारी शक्तियां इसमें शामिल है। जैसे जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट, आर्थिक बदलाव, निजी क्षेत्र में बदलाव, वैश्वीकरण, राज्यों की भूमिका और प्रौद्योगिकी। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें नीति आयोग ने फोकस किया था कि इसको हम लोग चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ इंडिया के तहत रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग के दृष्टिकोण में मार्गदर्शक सिद्धांत अंत्योदय का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन में बेसिकली अंत्योदय वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गरीबों और वंचितों की सेवा और उत्थान। अंत्योदय का लिटरल मीनिंग होता है गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा और उत्थान को प्राथमिकता देना, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा व्यक्त किया गया था। तो ये जो वर्ड है अंत्योदय, सबसे पहले इनके ही आइडियोलॉजी द्वारा व्यक्त किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके ही आइडियोलॉजी पे ये जो हम लोग सुनते हैं, एक स्कीम, एक मिशन, DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी सबसे गरीब, सबसे वंचित को हमें टारगेट करना है और उनके उत्थान के लिए हमें कुछ न कुछ स्टेप्स लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? क्या केवल कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केवल शिक्षा जगत के विशेषज्ञ या फिर केवल प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा नीति आयोग का विंग हर राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग में हर राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। कौन? टीम इंडिया विंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। योजना प्रतिमान यानी कि प्लानिंग पैराडिगम में बदलाव को दर्शाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? ये जब हम लोग प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग पे शिफ्ट किए थे, प्लानिंग कमीशन का काम बेसिकली क्या था? सिर्फ प्लान्स बनाना और एग्जीक्यूट करना। लेकिन नीति आयोग का काम ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सरकार द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, यानी कि प्लानिंग से नीति तक। सरकार ने इस बदलाव को दर्शाने के लिए यह स्लोगन दिया था, प्लानिंग से नीति का नारा दिया था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का कार्य मेनली था आपका प्लान बनाना, लेकिन नीति आयोग का काम प्लान बनाना नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग द्वारा कितने केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को पुनर्गठित कर 30 योजनाओं में बदल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 66। नीति आयोग के पहले प्रमुख कार्यों में से एक मौजूदा, जब नीति आयोग फॉर्म हुआ था 2015 में, तो उस समय उसके मेन कार्यों में से एक जो उस समय मौजूद था, 66 केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, उसको पुनर्गठित करके 30 में बदलना था। अब जब नीति आयोग फॉर्म हो गया है तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या 30 हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीति आयोग के मंच के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय बदलाव के उद्देश्य से किस योजना को प्रोत्साहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदय स्कीम यानी कि उदय योजना। तो राज्यों को बिजली बोर्डों या फिर डिस्कॉम के वित्तीय बदलाव के उद्देश्य से
उदय योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ये देखिए बेसिकली बिजली जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए यह एक स्कीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जो ये नीति आयोग का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, उसमें पार्ट टाइम मेंबर्स का मैक्सिमम नंबर्स कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ढांचे में यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में लीडिंग यूनिवर्सिटीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के सेक्रेटरी यानी कि सचिव के रैंक में एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर टारगेट बैच से रिलेटेड। एक नया बैच 25 मार्च 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग इसके इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए इस नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस बैच के तहत इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज जिसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। रीजनिंग होंगे और करंट अफेयर्स होंगे। डेली ऑनलाइन क्लासेस होंगे, पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और वीकली टेस्ट होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एडमिशन जल्द से जल्द करवा लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीति आयोग का दस्तावेज सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के महत्व पर जोर देने के लिए किसका उद्धरण करता है? तो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में ये खास करके एम्फेसाइज किया गया है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। तो ये सुशासन वर्ड किसको रेफर कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। डॉक्यूमेंट जो है चाणक्य को कोट करता है। उनकी एक कोट थी, सुशासन ही राष्ट्र की संपत्ति, आराम और खुशी की जड़ है। तो चाणक्य द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसी से लिया गया यह कोट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा सिद्धांत शिक्षा और कौशल के माध्यम से भारत की युवा संपत्ति का उपयोग करने पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश। तो इसका तात्पर्य होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का तात्पर्य होता है कि शिक्षा और कौशल के माध्यम से भारत के लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उनकी संपत्ति का उपयोग करना है। तो देखिए ये बेसिकली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये कहने का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल जो यूथ होते हैं उनके अंदर जो शिक्षा है या फिर जो भी मौजूदा स्किल है उसको हम लोग इस्तेमाल करें, ना कि उनके घर मकान या बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए कि उनकी संपत्ति मतलब घर मकान गाड़ी घोड़ा ये सब इस्तेमाल करें। देखिए ये भी एसेट होता है। आप अगर एजुकेटेड हैं, आप में अगर कोई स्किल है तो वो आपका एसेट है, एक तरीके का मानव पूंजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 साल की रणनीति यानी कि 7 ईयर स्ट्रैटेजी कितने विषय थीम्स के इर्द गिर्द घूमती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 थीम। ये जो 7 ईयर स्ट्रैटेजी है, नीति आयोग द्वारा एक स्ट्रैटेजी अपनाया गया है। आपका 7 ईयर स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी है, फिर 3 ईयर स्ट्रैटेजी है ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। देखिए ड्राइवर का मतलब वो नहीं हुआ जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का मतलब कि किसी चीज को वह लेके आगे चलने वाले। तो एक इंसान, एक आइडियोलॉजी, अगर उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, वह डेवलपमेंट नेशन के लिए वह फायदेमंद है, तो वो क्या होते हैं? ड्राइवर के रूप में काउंट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना, इंक्लूजन यानी समावेशन और गवर्नेंस मतलब होता है शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? तो हम सभी को पता है नीति आयोग में बेसिकली 3 पद होते हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा सीईओ। तो यहाँ जो सेकंड पद है वाइस चेयरमैन, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह किन के बराबर होते हैं? क्या कैबिनेट मंत्री के बराबर, राज्य मंत्री के बराबर, या फिर भारत के सचिव के बराबर, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर उनको दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, उनको एक कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
आप लोगों को कमेंट करके बताना है अभी वर्तमान में नीति आयोग के कौन उपाध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीति आयोग अपनी नीतिगत सोच यानी कि पॉलिसी थिंकिंग में किस आइडियोलॉजी, किस अप्रोच का अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। फेडरलिज्म जिसको हम लोग संघवाद बोलते हैं, इसकी भावना के अनुरूप नीति आयोग नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण का पालन करता है। वहीं योजना आयोग वह ऊपर से नीचे यानी कि टॉप डाउन के मॉडल का पालन करता था। अब ये बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? तो देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? भारत में सिर्फ केंद्र के पास ही शक्ति नहीं है, बल्कि राज्य के पास और फिर स्थानीय स्वशासन के पास भी शक्ति है। तो ये फेडरलिज्म को डिनोट करता है। तो ये बॉटम अप अप्रोच कहने का मतलब कि राज्यों के बिना सहमति के बिना ये प्लान नहीं बना सकती, कोई चीज सजेस्ट नहीं कर सकती नीति आयोग। लेकिन वही प्लानिंग कमीशन क्या था, ऊपर में ये सेंट्रल है और यही बना रही है सारा प्लान। राज्यों का उसमें अगर मीटिंग होता भी था तो बहुत ज्यादा उसका कुछ इंपॉर्टेंस था नहीं। एक ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लेती थी और सारे स्टेट्स और यूटीज में उसको फॉर्मुलेट करना होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों यानी रीजनल काउंसिल्स की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो रीजनल काउंसिल के अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वह करते हैं, या फिर अगर वह किसी कारणवश मौजूद नहीं रहे तो उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति द्वारा की जाती है रीजनल काउंसिल की अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग प्रभावी शासन के कितने स्तंभों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह नीति आयोग का जो इफेक्टिव गवर्नेंस है 7 पिलर्स पर आधारित है। कौन कौन से 7 पिलर हैं? जनहितैषी यानी प्रो पीपुल, सक्रियता यानी प्रोएक्टिव, सहभागिता पार्टिसिपेटिव, महिलाओं का सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, समावेश इंक्लूजन, समानता और पारदर्शिता यानी इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो यह 7 स्तंभों पर नीति आयोग का इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वह बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नीलेड नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IAMR। इसको पहले IAMR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना यानी कि IAMR की स्थापना 1962 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। परामर्शदात्री योजना बोर्ड यानी कि एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड जो 1946 में बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे जिसने योजना आयोग की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, KC नियोगी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना हम सभी को पता है कि यह 1950 में हुई थी, लेकिन KC नियोगी की एक अध्यक्षता वाले एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आलोचकों यानी कि क्रिटिक्स द्वारा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने इसे समांतर कैबिनेट यानी पैरेलल कैबिनेट कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया। तो पहला ARC भारत का जो था, ARC मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसने कहा था कि योजना ने एक समानांतर कैबिनेट यानी पैरेलल कैबिनेट और कभी कभी सुपर कैबिनेट होने की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। तो देखिए, पैरेलल कैबिनेट या फिर सुपर कैबिनेट कहने का मतलब कि ये जो कैबिनेट जिस तरीके से फंक्शन करती है, जो पावर्स होता है, वही पावर ये योजना आयोग के पास भी आ गई थी और इसी तरीके से वो काम कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस विशेषज्ञ ने कहा था कि योजना ने संघ का स्थान ले लिया है, यानी कि प्लानिंग है सुपरसीडेड द फेडरेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के संथानम। तो के संथानम एक प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ थे और उन्होंने ही कहा था कि योजना ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश कई मायनों में एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो इससे हमें वो कंसेप्ट समझ में आता है कि इसको टॉप डाउन अप्रोच क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करने लगा था और बहुत सारे ऐसे संवैधानिक विशेषज्ञ थे, खास करके के संथानम। उन्होंने कहा था कि ये जो फेडरलिज्म है इंडिया में यानी कि शक्तियों का वितरण, उस चीज को ये खत्म कर रही है और ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन ले रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। योजना आयोग को गाड़ी का 5वां पहिया किसने कहा था, यानी कि 5th व्हील ऑफ द कोच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स को हिंदी में बोला जाता है आलोचक। तो देखिए, क्रिटिक्स जो होते हैं हर चीजों में खामियां निकालते हैं। तो ये आलोचक जो थे योजना आयोग को सुपर कैबिनेट, आर्थिक कैबिनेट, समानांतर कैबिनेट और गाड़ी का 5वां पहिया आदि के रूप में वर्णित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा सिद्धांत लिंग, क्षेत्र और धर्म जैसी पहचान आधारित असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है? अंत्योदय, समावेश, शासन या फिर जन भागीदारी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्लूजन यानी समावेश। तो यह कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और पहचान आधारित असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है। ऐसा ही आइडियोलॉजी अंत्योदय का भी है। अंत्योदय के तहत पहचान आधारित असमानताओं को नहीं फोकस किया जाता, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है जो गरीब हैं, वंचित वर्ग हैं, जिनको कोई नहीं देखता, उन सभी का अपलिफ्टमेंट। लेकिन समावेशन में हमें सभी को इंक्लूड करना होता है। इसके लिए एक टैगलाइन इस्तेमाल किया जाता है, सबका साथ सबका विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अपनी अंतिम बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने का रिकॉर्ड किसके पास है? अंतिम बैठक थी जिसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना को अप्रूव किया गया था। तो यह किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? नीति आयोग, एनडीसी, केंद्रीय कैबिनेट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो नीति आयोग की उस समय स्थापना भी नहीं हुई थी 2012 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसकी अंतिम बैठक यानी कि 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना, जिसका कार्यकाल था 2012 से 2017 को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई थी। ये जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका कार्यकाल 12 से 17 था, लेकिन 2014 में ही इसको खत्म कर दिया गया और फिर नीति आयोग ने उसका जगह ले लिया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग के मिशन वक्तव्य यानी कि मिशन स्टेटमेंट के अंत में उल्लिखित इसका मुख्य मिशन क्या है? कोर मिशन क्या है बेसिकली नीति आयोग का, जो इसके मिशन स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनक्यूबेटर ऑफ आइडियाज फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए विचारों का इनक्यूबेटर। तो ये महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ विकास के लिए विचारों का इनक्यूबेटर होना नीति आयोग का मुख्य मिशन है। इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? उस चीज को पालन पोषण करके एक बेहतर एनवायरनमेंट देना ताकि वो डेवलप कर सके। बेसिकली इनक्यूबेटर एक तरीके का मेडिकल डिवाइस होता है। जो नवजात शिशु होते हैं, जो समय से पहले उनका जन्म हो जाता है 7 महीने या 8 महीने में, तो उनको इनक्यूबेटर में रखा जाता है क्योंकि उनको गर्भ जैसा माहौल मिलता है इस आर्टिफिशियल इनक्यूबेटर में। ठीक उसी तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि यह विकास के लिए विचारों का डेवलपमेंट करवाए, वैसा माहौल दे कि वह जो आइडियाज हैं वह डेवलप कर सके। चलिए यहाँ खत्म हो गया हमारा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर टारगेट बैच का चैप्टर 3 यानी नीति आयोग। अब बहुत जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।